नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज ये है कि क्या नोटबंदी को लेकर जनता को जो परेशानियां हो रही हैं उस पर विपक्ष राजनीति का नमक छिड़क रहा है। बहस की शुरुआत में जी न्यूज अपने दर्शकों के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए हमारे देश में प्रचार की खातिर एक रकम तय की गई है। अगर आप बड़े राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं तो 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं और छोटे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं तो 54 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं उम्मीदवारों का वास्तविक खर्च कितना होता है? यह खर्च होता है करीब 25 करोड़ रुपए का। हम चाहते हैं कि एटीएम में पैसे के लिए लाइन लगाए हमारे देश के लोग इस बात पर विचार करें। आखिर कोई उम्मीदवार जब 25 करोड़ रुपए तक खर्च करता है लेकिन खर्च की रकम 70 लाख ही बताता है तो जो 24 करोड़ 30 लाख वो छुपा जाता है, वो पैसा कहां से आता है? यकीनन इस रकम का कोई हिसाब नहीं होता और यही वो पैसा है जो काला धन कहलाता है। दरअसल ये काला धन सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि शिक्षा में, आतंकवाद में, नक्सलवाद में, आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले कई अहम मसलों से जुड़ा हुआ। सरकार का कहना है कि 1500 के नोट बंद करने के पीछे मकसद यही है कि इस काले धन का खात्मा हो। लेकिन विरोधी दल सरकार को घेर रहे हैं और कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले इसी मुद्दे पर आज एक बड़ी अहम सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। तो आखिर नोटबंदी का विरोध विपक्ष के लिए जरूरी है या मजबूरी है? और क्यों विपक्ष उस कदम पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है जिसे सरकार आर्थिक क्रांति बता रही है? ताल ठोक के आज इसी पर बहस। पंद्रह साल तक जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में लूटने का काम किया और हर चुनाव में एक विधानसभा में वो 200, 300 करोड़ खर्च करते हैं और अब वो उनका जो पैसा जमा करके रखा था वो समाप्त हो गया। तो उसी में बौखलाहट में बहन जी भी बयानबाजी कर रही हैं और जो भतीजे हैं उनके वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। तैयारी है, उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। मोदी सरकार का 2.5 साल में लिया गया सबसे अपरिपक्वपूर्ण, सबसे नासमझी भरा एक ऐसा कदम है जिसने देश की प्रगति को रोक दिया, विकास को रोक दिया, आम आदमी के जीवन को उसने एक ऐसी बर्बादी के मुकाम पर पहुंचा दिया है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कोई आदमी नहीं है जो काला धन चाहता हो, लेकिन जो कदम भारत सरकार ने उठाया है उससे तो एक तरह से भारत बंद हो गया है। ना दुकान खुल रही है, ना व्यापार हो रहा है, हर चीज ठप और बंद है। एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में बैंक के बाहर है, वो गरीब लोग हैं। जिस तरीके से किया गया उसके अंदर पूरी इंतजाम नहीं किया सरकार ने, सरकार की असफलता रही। और इसको दुरुस्त करने के लिए जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं होते, वो पुराने 500-1000 के नोट को उसको लीगल टेंडर के रूप में चलने दें। मोदी जी असफल हो चुके हैं अपने उन वादों को पूरा करने के जो उन्होंने चुनाव के दौरान दिए थे। इस वजह से अब उन्होंने ये एक इस तरह का फैसला लिया जो मैं समझता हूँ जन विरोधी फैसला है। जनता को कोई इससे लाभ नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। कोई उसकी तैयारी नहीं थी, कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया था और जनता को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। विपक्ष दल जो हैं उनके लिए अब हालत खराब हो गई है। एक तो उनका काला धन सब मोबिलाइज हो गया है, दूसरा है कि ये लोकप्रिय हो जाए तो फिर उनके लिए कोई जगह भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके माने प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो वो वायदा कर रहे हैं। कल तक वो कह रहे थे कि ब्लैक मनी में कुछ नहीं किया, अब करने के बाद वो परेशान क्यों होते हैं? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जनता की परेशानियों पर विपक्ष का नमक क्यों? दूसरा सवाल, नोटबंदी का विरोध विपक्ष के लिए जरूरी है या मजबूरी? तीसरा सवाल, काले धन पर 60 साल तक खामोश रहे, अब हंगामा क्यों? चौथा सवाल,
काले धन के खिलाफ क्रांति पर विपक्ष क्यों लगा रहा है ब्रेक? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, काले धन पर विपक्ष के इस विरोध का सच क्या है? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, मीडिया में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। मीम अफजल हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं और पत्रकार भी। हमारे साथ अनुराग मित्तल होंगे, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के संयोजक रहे, चुनाव सुधारों पर काम करती है ये संस्था, सांसदों, विधायकों और चुनावी उम्मीदवारों के वित्तीय और आपराधिक रिकॉर्ड पर नजर रखती है। वो स्काइप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और डॉक्टर बृंदा जागीरदार हमारे साथ हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, भारतीय स्टेट बैंक में महाप्रबंधक रह चुके हैं, कई वित्तीय संस्थानों की सलाहकार भी वो इस वक्त हैं। स्वागत है बृंदा जी आपका भी। सबसे पहले मीम अफजल, मेरा सवाल आपसे है। 4 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। जिस दिन फैसला हुआ डिमोनेटाइजेशन का, रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी तारीफ की फैसले की, विरोध नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन उसके बाद से सुर एक के बाद एक बदलते चले गए। आज भी कांग्रेस की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह नहीं कहा कि सरकार ने आनंद फानंद में जल्दबाजी में कोई तुगलकी फरमान लागू कर दिया है, लेकिन अभी अभी कांग्रेस के यूपी के बड़े नेता प्रमोद तिवारी का बयान आपने सुना, उनके सुर कुछ और थे। क्या कांग्रेस कंफ्यूज है या इसलिए विरोध कर रही है कि बस विरोध करना है क्योंकि हम विपक्ष है तो हम विरोध ही करते दिखें? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपने 5 सवाल उठाए और आपका जो भी तबसरा था या जो भी कमेंट्स थे उससे मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी उसमें से गायब है। आपने एक तरफा पर तर्क लिया और आपके कहने के मुताबिक परसों भी मैंने आपके चैनल पर 2 रोज़ पहले भी ये बात कही थी कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अपोजिशन बिल्कुल गलत है और सरकारी ठीक है और देश हित में सिर्फ सरकारी काम करती है, बाकी सब लोग देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अभी श्रीकांत जी का जो बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो ब्लैक मनी के साथ खड़े हुए हैं और ब्लैक मनी बनाने वालों के साथ खड़े हैं। उसके साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि 20-25 करोड़ रुपया विधानसभा में एक उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं लोग। बीजेपी क्या खर्च करती है ये उन्होंने नहीं बताया। पूरा जो चुनाव उन्होंने लड़ा 2014 का, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कौन सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा था उन पर पैसा खर्च करने का? क्या किसी ने उसका नोटिस दिया? क्या सरकार उसका कोई हिसाब देगी? आज ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल शुरू से भी कहा, आपने सुरजेवाला जी के बयान का हवाला दिया, लेकिन रात को 10:30 बजे मैंने एक चैनल पर कहा था अभी 2 दिन के बाद आप तमाशा देखिएगा देश में क्या होगा। हम ब्लैक मनी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये था कि आपने बगैर किसी तैयारी के ऐसा किया है। सरकार ने कहा नहीं, 6 महीने से हम तैयारी कर रहे थे और आज ही एक आपने देखा कि आप रोज़ाना कोई ना कोई तब्दीली हो रही है इसके अंदर। आज उन्होंने कहा कि 4,500 रुपये मिलेंगे तो आपके ऊपर उंगली पर आपको वैसे ही निशान लगाना पड़ेगा, काला स्याही लगा करके, जैसे वोटर वोट डालने जाता है उस वक्त लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे साफ जाहिर होता है कि जितने डिसीजन रोज़ आ रहे हैं, कभी कुछ, ये इस बात की चुगली खाता है कि तैयारी बिल्कुल नहीं की गई थी, और अगर तैयारी की जाती तो आवाम को ये तकलीफ और ये परेशानियां ना होती। आज अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 25 लोग इसमें मर चुके हैं। कहीं किसी को दवाई नहीं मिली, कहीं किसी को लाइन के अंदर हार्ट अटैक हो गया, ऐसे वाक़यात हैं। 23 लोगों की लिस्ट हमने कल जारी की है, वो शायद आपने देखी होगी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन के बारे में सिर्फ ये सोचना कि वो देश हित के खिलाफ काम कर रही है, इससे बड़ी बेईमानी नहीं हो सकती कोई। इसका मतलब ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी की मुखालफत करती है वो देश हित के खिलाफ काम करती है। यही मैं देखता हूं कि पिछले कई इश्यूज को लेकर के जो हमसे मिलकर चले या हमारी बात करे वो तो देश का सबसे बड़ा चाहने वाला है, और जो आपसे जरा सा भी इख्तलाफ करे वो देश हित के खिलाफ है, वो देशद्रोही है। ये कौन सा नया फैशन निकला है? आप तो बड़े नेता हैं, अगर मुखालफत करे आप तो बड़े सीधा नेता उसको जोड़ा जाता है कि देशद्रोह का दायरा बहुत बड़ा है या देश के खिलाफ काम है। क्या कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन जैसी कोई चीज नहीं होती? एटीट्यूड है
ये डेमोक्रेसी के सर लिए कोई ठीक नहीं है। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन जैसी चीज नहीं होती क्या? ऑपोजिशन का काम केवल विरोध करना होता है। आप अगर सलाह दे रहे होती है, ये हैं तो वो constructive सलाह की तरह दी opposition जा है कि हम सकती है कह ना रहे हैं सर। कि ब्लैक मनी को रोकना चाहिए। सर सलाह को सलाह की तरह दिया जा सकता है। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है कि हम कह रहे हैं कि ब्लैक मनी वापस लाइए, विदेशों से लाइए। आपने हम पर इल्जाम लगाया, सारा तासुर यह दिया गया कि कांग्रेस ने पैसा बाहर भेजा है और इसके बहुत सारे लीडर इसके अंदर लिप्त हैं। अब तो लिस्ट आपके पास है, बताइए ना कौन कौन से कांग्रेसी हैं जिन्होंने पैसा बाहर भेजा है। मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे, क्यों सरकार नहीं बताती? और बाहर से जो पैसा आने वाला था, जो लोगों को मिलने वाला था, आज जो पैसा, और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बारीकी के साथ देख रहा हूं और मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक बात कहना चाहता हूं रोहित जी, ब्लैक मनी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जिस अंदाज से बनाई, उस पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ब्लैक मनी को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर वो कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक बात जहन में रखिए, बुनियादी सवाल यह है कि पैसा बैंक में आ जाए, उसकी तरकीब करने की ज़रूरत थी। शुरू में आपने कह दिया 2 से 2.5 लाख रुपए तक तो कोई पूछेंगे नहीं, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर से फाइन भी करेंगे, जो इनकम टैक्स के कवानीन के खिलाफ बात कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ब्लैक मनी, आपने एक ऐसा कदम उठा लिया कि जो लोग ब्लैक मनी किसी लालच में जमा भी कर देते और बाद में आप उनका कोई फैसला कर लेते, वो पैसा अब नहीं आएगा। ये जो 14 लाख करोड़ रुपया 1000 और 1500 500 के नोटों की शक्ल में देश के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें से कुछ दरियाओं में गिराया जाएगा, कुछ जलाया जाएगा, कुछ और छुपा दिया जाएगा, सामने नहीं आएगा। मैं तो ये चाहूँगा कि सारा पैसा जो है बैंक में आ जाए और सरकार बाद में फैसला कर ले जो कार्रवाई करनी है। तो सरकार को शुरू से ऐसा ख्याल रखना चाहिए था कि पैसा सब बैंकों में आ जाए। सर चूंकि पैसा बैंकों में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में ये फैसला हो जाता है जो काला धन है सर, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर मेरा सवाल और ये जो है, काला धन नहीं है अफजल वो हम साहब छोड़ देंगे। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है के साथ कि कह इतने रहा हूं, वर्षों मैं से सरकार काले को धन को बता- लेके बहस चल रही थी जी, इतने वर्षों से काले धन को लेके बहस चल रही थी सुधांशु त्रिवेदी, उसको लेके जो मैकेनिज्म डेवलप करने की बात थी वो केवल बात तक ही सीमित रही, वो कहीं असर में, कहीं अमल में उस तरीके से दिखाई नहीं दिया जैसा अब दिखाई देने लगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक लाइन से कोफ्त की बात है, सर 60 साल ये देश कभी राशन की लाइन में लगा रहा, कभी गैस की लाइन में लगा रहा, कभी टेलीफोन के लिए लाइन में लगा रहा, कभी लाइसेंस लेने के लिए लाइन में लगा रहा। आज अगर एक काले धन को हटाने के लिए डिमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ है तो हम उस लाइन को ही हथियार बना रहे हैं कि साहब जनता को लाइन में लगा दिया। सुधांशु त्रिवेदी, उनके सवालों के जवाब के साथ जो बात उन्होंने कही। देखिए मीम अफजल साहब बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने बात कही कि ये तैयारी नहीं थी, ऐसी तैयारी नहीं थी, सरकार ने सारी तैयारियां की थी। एक निश्चित स्तर तक की तैयारियों से आगे की तैयारी करने का मतलब उसकी गोपनीयता भंग होने का खतरा उठाना है। इसलिए गोपनीयता बनाए रखते, यानी सीक्रेसी को बनाए रखते हुए जो तैयारियां करनी थी उसके हिसाब से सरकार ने बेस्ट पॉसिबल कार्य किया है। दूसरा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 10 वर्षों में एक स्टेप बताएं जो ब्लैक मनी के लिए किया हो, एक कदम। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठन करने को कहा था 2 साल लंबित पड़ा रहा। जब हमारी सरकार आई है 26 मई 2014 को, तो पहली कैबिनेट बैठक में पहला निर्णय काले धन पे एसआईटी का हुआ। आप कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहने पर, बता रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश तो 2 साल से दे रखा था, कांग्रेस ने एसआईटी का गठन नहीं किया था। हमने उसके बाद जनधन के खाते खुलवाए, 30 करोड़ खाते, जो कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी, ताकि पहले यह आधार तो बने कि लोग अपना धन आके रखेंगे कहां। उसके बाद अगर आप देखें तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल, जो सबसे बड़ा काले धन का स्रोत था, वो हम लाए। उसके बाद एक मौका दिया, जो अभी आपने कहा ना कि पैसा बैंक में आना चाहिए, तो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम वही मौका थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक मौका है, डिस्क्लोज कर दीजिए एक पेनाल्टी के साथ। उसके बाद सरकार यह चीज लेके आई है। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत विचार करके किया। और जो अभी रोहित जी आपने कहा, अरे लाइनें तो हमने खत्म की थी। याद करिए, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, कब खत्म हुई? पिछली हमारी सरकार में आने के बाद। टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितनी लाइनें लगती थी, वो हमारी पिछली सरकार में खत्म हुई थी। मोबाइल कनेक्शन के लिए कितनी लाइनें लगती थी, वो हमारी सरकार में खत्म हुई थी। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए। हां, एक चीज का और असर पड़ा है जो आप ध्यान दीजिए, यहां पर विषय सिर्फ काला धन नहीं था। काला धन तो 15-20% है। आतंकवादियों को जो धन मिलता था वो तो 100% इन्हीं करेंसी नोट में मिलता था। अब बताइए, कश्मीर में अचानक शांति क्यों दिखाई पड़ने लगी?
क्योंकि हम लोगों का जो संदेह था कि बच्चों को पैसा दिया जा रहा था कि आप जाके पत्थर फेंको, अब बताइए 95% अटेंडेंस है एग्जाम में, जबकि 3 महीने स्कूल नहीं चले। बड़गांव में 98% अटेंडेंस है, जो पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा है। तो मेरा यह मानना है कि सबसे तगड़ी कमर टूटी है तो आतंकवादियों की टूटी है, नक्सलियों की टूटी है, पंजाब के ड्रग माफिया की टूटी है। अरे भाई, आम आदमी तो फिर भी जाके बैंक में बदलवा सकता है, वो लोग तो बैंक में भी नहीं आ सकते अपना बदलवाने के लिए। तो मेरे विचार से यह व्यापक राष्ट्रीय हित का एक बहुत सुविचारित प्रयास था, इसीलिए देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है, सिर्फ विपक्षी दल हमारे खिलाफ खड़े हैं। गौरव भाटिया, एक चीज अखिलेश यादव ने यह क्यों कहा कि भाई ये काला धन नहीं होता तो इस देश की आर्थिक मंदी के दौरान कमर टूट जाती, ये देश की अर्थव्यवस्था भी डूब जाती अगर काला धन नहीं होता, उसी ने बचाया इसको। ये कौन सा मैथमेटिक्स उन्होंने लगाया आज? नहीं रोहित जी, आप ये कह रहे हैं, मेरी जानकारी में अभी ये आप कह रहे हैं उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूं कि जब तक मैं वो खुद ना देख लूं स्टेटमेंट, या तो आप चलाइए तभी मैं टिप्पणी करना उचित समझूंगा। आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। जहां तक काले धन से लड़ाई की बात है, हम भाजपा की सरकार के साथ खड़े हैं, हमने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं। सुझाव जहां तक देने की बात है रोहित जी, परेशानी तब होती है जब हम लोग सुझाव देते हैं और क्योंकि भाजपा की सरकार केंद्र की नाकाम हुई है ढंग से इंप्लीमेंट करने में ये स्कीम, तो वो कहती है कि हम लोग काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ये उचित तरीका नहीं है सरकार का। मैं आपको कमियां 2-3 बताता हूं जो मैंने खुद, जो विशेषज्ञ हैं या बैंक में हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करी, खुद जाके ली है। देखिए, आज बहुत बड़ा एक मुद्दा ये है कैलिब्रेशन का। अरुण जेटली जी ने कहा कि 3 हफ्ते लगेंगे एटीएम्स को कैलिब्रेट करने में। मेरा ये सुझाव भी है और ये कहना भी है कि अगर इन्होंने 1000 के नोट 1000 से ही रिप्लेस किए होते और 500 के नोट से रिप्लेस किए होते तो कैलिब्रेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब काले धन की लड़ाई 2000 नोट के ला के कैसे बेहतर हो सकती है, जो बड़े डिनोमिनेशन का नोट है, ये सुधांशु जी बता पाएंगे। दूसरी बात, आप देखिए कि ये लोग तैयार नहीं थे इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी तक 500 के जो नोट हैं, जो पहले दिन से इन लोगों को एक्सेस, उसका सप्लाई तैयार रखना चाहिए था, वो 5-6 दिन तक 500 का नोट नहीं आया। तीसरी कमी मैं बता रहा हूं और उम्मीद करूंगा सुधांशु भाई इस पे भी गौर करेंगे और कुछ कराएंगे। एक घोषणा की गई कि पोस्ट ऑफिस पे भी करेंसी एक्सचेंज करी जा सकती है। ऐसे 2 पोस्ट ऑफिस पे तो मैं खुद गया हूं, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है प्रेमिसेस में, जहां पे धन ही नहीं है तो एक्सचेंज कैसे होगा। वहां बैंक वाले खुद कह रहे हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस में भी ये व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तो बैंक का लोड कम हो जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था है उसको भी सुधारें। ये सब सुझाव। चौथी बात मैंने प्राइवेट अस्पताल की करी थी। प्राइवेट अस्पताल में भाजपा का ये कहना है कि काला धन आएगा, तो मैं एक सुझाव और दे रहा हूं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कहिए कि जो भी वो 500 और 1000 के नोट लें, उसके साथ पैन कार्ड या आधार कार्ड लें, और अगर लगे कि भारी संख्या में नोट किसी ने जमा कराए हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई भी उस पर हो सकती है, और अगर कोई और उस पर गलत उचित बात है तो वो भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कम से कम हम लोग जान से नहीं खेलेंगे, लोगों की जान नहीं जाएगी। अक्सर गांव से आदमी आता है जमीन बेच के, सारा कैश लेके वो इलाज कराना चाहता है और निजी अस्पतालों में कैश नहीं लिया जा रहा है। चलिए, मैं आपको अभी अखिलेश यादव का बयान सुनवाऊंगा। लगातार जब आप बोल रहे थे तो आपके साथ वो विंडो में चल रहा था, मैं आपको वो अलग से सुनवा भी दूंगा उन्होंने क्या कहा है। इसके पहले मैं वृंदा जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने यहां पर बातें कही हैं, आप एक अर्थशास्त्री के तौर पे क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं? क्या ये फैसला देश को पीछे ले जाने वाला है या देश को आगे ले जाने वाला है? और क्या सरकार ने बिना तैयारी के जल्दबाजी में, आनन फानन में ये कर दिया? बता के करना चाहिए था सबको। ये फैसला बहुत ही बड़ा है और देश को बहुत आगे ले जाएगा। जो हम 8% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं। ये फैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट ने इस अल्टीमेट, इसमें जो सीक्रेसी की अटमोस्ट सीक्रेसी की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, नहीं तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही ख़त्म हो जाता। अभी देखिए, जो बड़े नोट्स की ज़रूरत है, 500 रुपीज़ और 1000 रुपये की नोट्स की ज़रूरत है, वो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी और इनकम ट्रेजेक्टरी को ध्यान में रख के किया जाता है।
अभी 2000 में 1000 रुपये नोट्स फॉर ओनली 2.9% शेयर था पूरे करेंसी में, करेंसी इन सर्कुलेशन में, और अभी 2015 में उसका शेयर हो गया है 38%। और जो 500 रुपये नोट्स थे वो 2000 में 27% थे उनका शेयर इन सर्कुलेशन, और वो अभी 47% हो गया है। यानी ये जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स हैं जो अब 30% थे 2000 में, वो अभी 85% हो गए हैं। तो इतना सारा जो हाई डिनोमिनेशन का नोट्स बढ़ गया है वो ज़रूर एक चिंता का विषय है। और एक रीज़न बड़ा है क्योंकि फेक करेंसी बढ़ी है, तो फेक करेंसी को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। टेररिज्म फंडिंग जिससे होता है उसको भी कंट्रोल करना है, और जो नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह होता है उसकी जो चैनल है, फंडिंग जो होती है इस ब्लैक मनी से, उसको भी ख़त्म करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं तो सोचती हूँ इससे इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टेप, और इसमें इट विल स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी कम होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी, टैक्स बैंकिंग सिस्टम में और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, देन बैंक्स उनकी डिपॉजिट बढ़ेगी, बैंक्स विल बी इन अ पोजीशन टू ब्रिंग डाउन द रेट्स। जो ट्रांसमिशन की बात हम कर रहे थे जो इतने दिन से नहीं हो रहा था वो भी होने लग जाएगा, और ओवरऑल जो है मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द फॉर्मल सिस्टम। जो बैंकिंग चैनल्स है, जो फॉर्मल सिस्टम है, वहां पर पैसा आ जाएगा। द बैंक्स विल बी इन अ पोजीशन टू लेंड दिस मनी आउट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें अटमोस्ट सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और जो अभी इनकन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, अरे लोग तो आईफोन के लिए भी लाइन में खड़े होते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता। तो इस लाइन में खड़े होने, अभी देखिए कि बैंक्स तो उनको उनके काम को सराहना चाहिए, क्योंकि दिन रात मेहनत करके कैसे वो इतनी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं बैंक कर्मचारी। चेयर्स लगे हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग क्यू है, बाकी सब लोग बाहर, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट बैंक ने उन्हें भी वापस बुलाया है इसमें सहयोग देने के लिए, और इतनी अच्छी तरह से इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सिर्फ कुछ जगह में लोग इसको पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाकी नहीं तो आप जाके देखिए पूरी जगह में कितने लाइन्स लंबी लगी हैं, लेकिन लाइन्स आर मूविंग। और थोड़ा तो इनकन्वीनियंस होगा ही, पर ये बहुत शॉर्ट टर्म है और ये बहुत नियर टर्म है, इतना तो हम सब सहने को तैयार हैं। ठीक, मीम अफजल साहब, आप कह रहे थे, आपने 2 दिन पहले कह दिया था तमाशा देखेगा। मुझे नहीं पता आपको क्यों तमाशा लग रहा है ये, और आपको मैडम की बातों पे मुस्कुरा भी रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए आप। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैडम की बात से ऐसा लग रहा है कि जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका वो ज़रा सा भी नोटिस नहीं लेना चाहती। मेरे ख्याल में किसी अर्थशास्त्र को इस पे कमेंट करने की बजाय इससे जो फ़ायदा नुकसान है जो उन्होंने बताया भी, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप आम लोगों के खिलाफ बात कर रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, 25 लोग मरे हैं, क्या आप इसको ऐसे ही टाल देंगे कि भाई थोड़ी बहुत असुविधा हो गई और उससे 25 लोग मर गए तो कोई बात नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे लोग इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं और कैसे मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। मीम अफजल साहब, अगर ये पहली चीज आपको पता लगा तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों से वो आपके पास खबर नहीं आई थी सर, मीडिया से ही आई थी सर, आपके पास मीडिया से ही वो खबर आई। आप चाहें तो मैं आपको 2-4-6 लिंक अभी भेज देता हूं, जहां जहां कौन कौन किस किस वजह से किस किस परिस्थिति में मारा गया उसकी खबर छपी है या चली है। दूसरी चीज सर, आप मीडिया पे आरोप लगा के इस बात से नहीं बच सकते सर कि आप लोग उन मौतों का फायदा उठाना चाहते हैं। एक बड़े कदम पे सरकार को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर करने को लिए आप उस मौत का फायदा उठाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि आप ये कहें कि देश हित में अगर 25 आदमी मर गए तो क्या खास बात होगी। ऐसा किसने कहा सर आपसे? ऐसा किसने कहा कि देश हित में 25 आदमी मर गए तो क्या खास बात होगी? कहना चाहता हूं, किसका स्टेटमेंट है बताइए ना। किसी ने नहीं कहा, लेकिन कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है। तो ये आप स्पेकुलेट कर ले रहे हैं कि ऐसा वक्त आ सकता है? मैं बता रहा हूं आपको सर, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, और आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा भी वक्त आ सकता है। रोहित जी, मैं आपको बताऊं, शुरू में मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने सबसे ज्यादा जो नोटिस दिया था वो इस बात का लिया था कि आपने इसका कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे बताइए, मैं इस बात पे आपके साथ हूं सर, मैं 100% आपके साथ हूं। नोट नहीं छापा सर, मैं इस बात पे 100% आपके साथ हूं कि इंतजाम बेहतर होने चाहिए थे। रोहित जी, मैं सजेशन दे रहा हूं, जी दीजिए। आप 500 का नोट
और 1000 का नोट ना छापते, लेकिन 2000 वाला नोट का साइज अगर आप 1000 वाला लगते तो आपके एटीएम बहुत अच्छी तरह से चल सकते थे, लेकिन आपने साइज को छोटा किया। ये बदइंतजामी की बात है, सोच की बात है कि आपने सोचा ही नहीं कि आपके एटीएम कैसे चलेंगे। और अरुण जेटली जी ने इसका इतराफ किया कि 15-20 दिन या 3 हफ्ते लग जाते हैं इसको सही करने में। तो मैं मानता हूं कि आप 15-20 वो सीक्रेसी का जो पॉइंट है उनका वो वैलिड है, लेकिन उसके बाद ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर 500 के नोट को अगर आपने नहीं लिए तो आवाम के लिए 100 रुपए के नोट और 2000 के बीच में कुछ है ही नहीं। इसलिए ना आप सब्जी खरीद सकते हैं ना कुछ, आप एक तो लाइन में लगवा रहे हैं, वहां आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरा ये कि जब वो बेचारे को पैसे मिल जाते हैं तो वो कुछ सामान नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी जो आम आदमी है। और ये बात आपने सही कही, देश के पूरी लाइन में लगा हुआ कौन है? कोई धन्ना सेठ तो लगा हुआ नहीं है, बहुत मालदार लोग तो लगे हुए नहीं है। सर आप ये भी तो देख रहे हैं, कह रहे थे, आप ही कह रहे थे कि भाई जो बड़े लोग हैं वो तो लाइन में भी नहीं लगे, हमने तो उनको लाइन में भी नहीं लगने दिया। क्यों लगेंगे? अपना ब्लैक मनी लेकर के थोड़ी लाइन में लगेंगे। ये जो गरीब आदमी है जिसके पास ब्लैक मनी नहीं है, अपनी अर्निंग है, उसकी बचत है, वो लेकर के चेंज करना चाह रहा है, वो भी नहीं हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी भी पाबंदी लगा दी। सुधांशु त्रिवेदी उससे अगर आपने एक बार ले लिया तो आप दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है सर, आपकी बात का जवाब सुधांशु त्रिवेदी से 4,500 रुपए वो एक बार ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। आपने लिया कि नहीं सर? ये भी बदइंतजामी है। आपने चेंज किया कि नहीं? मैंने लिया सर, मैंने लिया। आप लाइन में लगे? मैंने पार्लियामेंट के बैंक में जाकर के 4,000 रुपए लिए। चलिए ये सुविधा रही, कम से कम आप पार्लियामेंट के बैंक नहीं है कि मैं कैमरा दिखा करके पैसे लेता। बहुत अच्छा सर, और हम इस बात के लिए आपकी तारीफ करते हैं कि आप बिना कैमरे के गए, क्योंकि जो लोग कैमरे के साथ जा रहे हैं, कम से कम ये सुविधा थी, मैंने ले लिए। वरना मैं भी लाइन में लगता तो बहुत सारे लोग बोलते ड्रामा कर रहे हैं अफजल साहब, इनके पास। ठीक सर, जो लोग कैमरे के साथ जा रहे हैं, सुरक्षा के तामझाम के साथ जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि फोटो खिंच जाए, वो जनता को ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं इस नाम पर कि हम जनता के साथ खड़े हुए उसका दुख बांटना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो बहुत वाजिब है कि सरकार ने तैयारी नहीं की थी क्या पहले? और अगर तैयारी नहीं की थी तो कुछ दिन रुक के फैसले का लागू कर देते, बिना बताए ही करते। प्रधानमंत्री की जो मदर है, उनकी जो जी बोल लीजिए, उनके वहां कैसे तामझाम से कैमरा पहुंचा? सर उनके साथ सुरक्षा थी कि आपने देखी? प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे सर, आज उनके साथ सुरक्षा थी कि आपने देखी? मैं उनको मोहतरम समझता हूं, इतनी बुजुर्ग लेडी है, उनके साथ सुरक्षा थी या आप अरविंद केजरीवाल के साथ हैं इस मामले पर? आप अरविंद केजरीवाल के साथ हैं इस मामले में, जैसा वो कह रहे हैं कि ये कैसा प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी मां को लाइन में लगा देता है? रोहित जी मैं आना चाहता हूं। अपना अपना कहने का तरीका है, ये बात तो मैंने भी कही थी, पूरे देश के साथ माताजी भी लाइन में लग गई। ये तो मैंने भी कहा था। सर माताजी तो ऑटो में अस्पताल जाते भी देखी थी लोगों ने। अब पता नहीं, आप लोग कहें कि शायद फोटो खिंचाई गई होगी, ठीक है, ये आप लोगों का अपना तरीका और नजरिया है पॉलिटिकल पार्टीज का। रोहित जी मैं एक बार सुधांशु त्रिवेदी से कमेंट लेना चाहता हूं, गौरव भाटिया फिर आप आइएगा। सुधांशु त्रिवेदी, उनकी बातों पे आप कमेंट करना चाहेंगे? कुछ वाजिब सवाल है उनके कि आपकी तैयारी अधूरी थी ऐसा लगता है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, ये भुगतना कम हो सकता था। जी, उन्होंने जो 3 बातें कही हैं, तैयारी की बात, माता जी की बात और जिन लोगों की डेथ हो रही उसकी बात, तीनों का उत्तर देता हूं। देखिए, तैयारी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की, और जब व्यवहारिक दृष्टि से जो कठिनाई सामने दिखी, क्योंकि सीक्रेसी के कारण आप हर चीज, अगर हम पहले एटीएम में कैलिब्रेशन करने लगते तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाता कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप देखिए, सरकार ने यह निर्णय लिया कि 24,000 रुपए आप एक बार में अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, 4,500 रुपए प्रति व्यक्ति परिवर्तित कर सकता है। तो देखिए, 24,000 यदि निकालने की सरकार ने छूट दी है एक हफ्ते में, और वो भी प्रति व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति 24,000 रुपए में एक सप्ताह का काम कर सकता है। तो जो अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने की बात है, वो चीज इतनी अव्यवहारिक नहीं है। दूसरी बात आप देखें, सरकार ने 2 घंटे पहले दिन बैंकों के एक्स्ट्रा आवर बढ़ाए, 2 जो छुट्टी के दिनों में यानी सैटरडे संडे सारे बैंक ओपन रखे गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार ने कैश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों का भी और जहाजों का प्रयोग किया है, जो मैसूर और नागपुर से जाकर देश के दूर दराज क्षेत्रों में वो नकदी की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। माइक्रो एटीएम्स लगाए गए हैं, अस्पतालों के बाहर माइक्रो एटीएम लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां पे लोग अपनी करेंसी को चेंज कर सकें। तो सरकार वर्तमान परिस्थितियों में जो अधिकतम संभव व्यवस्था है वह कर रही है। मैं उस पर कहना चाहूंगा कि
मोदी जी की माता जी जिस प्रकार से लगी हुई हैं, उसके ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी कटाक्ष करती है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई बाकी तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी की अध्यक्षा की माता जी जो कि यहां भी नहीं रहती हैं, उनके जीवन स्तर में पिछले 30-40 साल में कितना बदलाव आया है, इसी को कोई देख ले तो स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। भाई ये सपा और कांग्रेस के दोनों मित्र बैठे हैं, एकदम से रिएक्ट मत करिएगा, मुझे सेंटेंस पूरा करने दीजिएगा। दोनों के परिवारों के पास एक अद्भुत जादू है कि पिछली 2 पीढ़ियों से दोनों के किसी परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई ज्ञात काम नहीं किया है, ना नौकरी ना व्यवसाय, फिर भी सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं सारे के सारे लोग। तो ये अद्भुत जादू जिन लोगों के पास है, उनको इस परिवार के जो दिखाई पड़ रहा है कि माताजी लाइन में लगी हैं, उस पर भी उनको कष्ट होना स्वाभाविक है। अब मैं आ रहा हूं जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, उस पर मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं। भाई कुछ फिगर्स हो तो दे दीजिए, इल्जाम मत लगाइए इतना बड़ा। साहब सिर्फ इतना बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटेजी है, इल्जाम लगाया और आगे बढ़ गए। अफजल साहब, मैं ऐसे कोई बात नहीं कहता हूं। अफजल साहब सुनिए, वर्तमान में कानूनी स्थिति ये है अभी तो इससे भी ज्यादा सख्ती करूंगा, बेनामी पर आऊंगा। अरे अब तक क्यों नहीं किया 2.5 साल में? कांग्रेस स्वागत करती है आपका, आइए करिए, कुछ करके दिखाइए। अभी आपने कहा तो मैं कोई बात तथ्यात्मक आधार के बगैर नहीं कह रहा हूं। आज कानूनी वस्तुस्थिति क्या है कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में मुचलके पे हैं, तो या तो सत्य है ना हुई है, उस पे आ जाइए प्लीज। अब मैं मृत्यु वाले इस पारिवारिक उस पे मत ले जाइए। जिन भी लोगों को कष्ट हुआ है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं, उनको लेकर हमारे मन में पूरी संवेदना है, गंभीरता है, और हम उसको लेकर अंदर से व्यथित हैं। परंतु जब कभी कोई ऐसी चीज होती है कि जैसे हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो तो हमें उसका इलाज अंततः ऑपरेशन से कराना पड़ता, तो ऑपरेशन में कुछ समय के लिए हमें कष्ट होता है और शरीर कटता भी है, खून भी निकलता। मगर मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद की फंडिंग पे जो रोक लगी है, आतंकवादी जब सैकड़ों को मार देते थे आके, उनकी भी तो मौतें होती थी, पर मैंने सपा और कांग्रेस दोनों में से किसी को भी उस मौतों पे सैनिकों और सुरक्षा बलों के साथ खड़े नहीं देखा, वो तो मौत के सौदागरों के साथ खड़े हुए देखा है मैंने। इसलिए उन मौतों के भी नियंत्रण लगेगा, यह भी देखने की है। कुछ कहूं? बोलिए गौरव भाटिया। अखिलेश जी का बयान सुनवा दूं आपको पहले? रोहित जी सबसे पहले सर, अखिलेश जी का बयान सुनवा दूं? गौरव जी 1 मिनट में अपनी बात कर लूं, फिर सुनवाइएगा। रोहित जी मैं 1 मिनट सुनूंगा। अखिलेश जी से पहले आप बोलिए, बात कह लूं। ठीक है। मुझे बहुत दुख है आज, मुझे इसलिए बड़ा दुख है कि इन्होंने कहा कि जब सैनिक और जवान अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, समाजवादी पार्टी ने कभी साथ खड़े होकर साथ नहीं दिया। सुधांशु जी, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत बयान है। अखिलेश यादव जी ने कितने घर खुद जाके जो मदद हो सकती थी वो करी। हमेशा हम लोगों ने जवानों का साथ भी दिया है और उनकी सराहना भी की है, इसलिए इस पे राजनीति मत करिए। दूसरी बात, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की माता जी की बात है, मैं समझता हूं उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपने कटाक्ष जरूर किया हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन पे और उनके परिवार पे, पर मैं इस स्तर पे आके बहस नहीं करूंगा। मैं कहता हूं आप भी इससे दूर रहिए और हमें भी दूर रहना चाहिए, जो आज विषय उस पे बहस करनी चाहिए। अब मैं आता हूं सीक्रेसी की बात पे। आज बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है सीक्रेसी पे। सीक्रेसी रोहित जी, तब तक सीक्रेसी जरूरत थी, लेकिन हम लोग रहे हैं तैयारी की जो गोपनीय तरीके से अनाउंसमेंट के पहले होनी चाहिए थी। अगर आज मार्केट में 500 और 1000 के नोट नहीं है, जो आज तक नहीं है, ये पहले से सप्लाई कर ली जाती और इन्हें एटीएम में रखा जाता तो कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मीम जी की बात सुन रहा था, कैलिब्रेशन साइज से नहीं है, कैलिब्रेशन डिनोमिनेशन की वजह से एटीएम मशीन्स का करना है। और अगर 500 और 1000 के नोट एटीएम्स में होते तो कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, लोगों को असुविधा नहीं होती। दूसरी बात, क्योंकि एटीएम्स खाली पड़े हैं कई बैंकों में, इसलिए लोगों को अंदर बैंक में जाके जो वहां लोग हैं उनसे डील करना पड़ रहा है। और हमने कई बैंक मैनेजर से बात करी, वो कहते हैं जो सप्लाई है नोटों की वो सफिशिएंट नहीं है। या तो हम काउंटर्स पे बांट लें या एटीएम भर लें, दिन में 4-4, 5-5 बार एटीएम भरने पड़ रहे हैं और उसके बाद खत्म हो जाती है सप्लाई, शाम के लिए कुछ नहीं बचता है। मेरा कहना और गुजारिश इतनी है, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि 500 के नोट और 2000 के नोट तुरंत जो है एटीएम्स में भी हो और बैंक के अंदर भी हो। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है करप्शन से फाइट की। मेरे केवल 3 प्रश्न हैं। पहला, 1 मिनट रोहित जी, अगर करप्शन की फाइट के लिए भाजपा इतनी सीरियस है
तो आज तक 2.5 साल में लोकपाल क्यों नहीं आया? आज 2000 रुपए के नोट क्यों लाए गए जो बड़े डिनोमिनेशन के हैं, जिससे ज्यादा दिक्कत होगी? लोग इसको अपने घरों में रख सकते हैं आसानी से। करप्शन की फाइट आप 2000 रुपए के नोट लाके नहीं लड़ सकते। और तीसरी बात, आप एंटी करप्शन जो एक्ट है उसको आप अमेंड कर रहे हैं कि जो बाबू करप्ट है उसको बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन के आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है गौरव भाटिया, इससे पहले मैं आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाऊं। आप इसके खिलाफ तो महागठबंधन बनाने को तैयार हो गए, आपने कभी इसके पहले इतने साल में कोई महागठबंधन क्यों नहीं खड़ा किया काले धन के खिलाफ? कि साहब ये सरकारें जो आती जाती रहती हैं, काले धन को लेकर कोई सीरियस नहीं है, आइए मुलायम सिंह की अगुवाई में एक महागठबंधन बनाते हैं, आइए संसद का एक सत्र जो है उसको हाईजैक कर लेते हैं इस बात पे कि काले धन को रोकने के लिए सरकार सीरियस क्यों नहीं है। क्यों नहीं बनाया सर आप लोगों ने? इसलिए कि आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति के केस चल रहे थे और सीबीआई जांच कर रही थी उनकी। डर लगता था तब आपको? नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे थे कहां सर? मैंने थे रोहित जी, जानकारी ले लीजिए। आपने एक प्रश्न किया, मैं आपको जानकारी दे दूं। आपने एक अच्छा प्रश्न किया, जानकारी ले लीजिए। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी या और जो वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ कभी भी कोई मुकदमा करप्शन का नहीं चला, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई। ये मैं आपको तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं। डिफेंस मिनिस्टर रहे मुलायम सिंह यादव जी, कोई हमने ये नहीं देखा कि करप्शन कभी भी डिफेंस में आया हो, डील्स में। कभी भी जो हमने यूपीए 2 में देखा किस तरह से डिफेंस डील में बीच के लोग आए और उन्होंने रुपया कमाया, ये कभी भी नहीं हुआ। ये खुद दर्शाता है कि हम लोगों ने जो भी भागीदारी करी वो स्वच्छ थी, उसमें हमने पूरी कर्मठता से करी। और जहां तक काले धन की बात है, मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा, चाहे वो विरोधी दल क्यों ना हो, सत्ता में हो, हमेशा कहा कि हम काले धन और करप्शन की लड़ाई में आपके साथ हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, समाजवादी पार्टी ने उसमें पूरी तरह से साथ दिया और आगे भी हम देते रहेंगे। क्या ये नहीं दिखाता कि हम करप्शन की लड़ाई में साथ हैं, चाहे दल विरोधी क्यों ना हो सत्ता में?